नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। बजट 2023 कहते हैं कि अमृतकाल का बजट, लेकिन हमें ये देखना है इस अमृतकाल के बजट कितना अमृत है और कितना नहीं, और उसके साथ में उत्तराखंड के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान है। कई चीजों में कटौती की गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा जाता है कि फायदे के हिसाब से किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत सी प्रावधान किए गए हैं। साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो कि चर्चा का विषय है, जो इनकम टैक्स में छूट की, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों के साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री, बजट के विशेषज्ञ बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर हम आप ही के पास आएंगे क्योंकि बजट का मामला है और आपके साथ कई बार चर्चा होती भी रही है। ये जो बजट है इसको किस तरह से देखा जाए और इसमें क्या अच्छाई है और कौन सी ऐसी चीज है जो छूट गई है? यह जो 2023 का जो बजट है जी, यह जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं जी, चुनावी बजट जी, परंतु मैं मानता हूं कि चुनावी बजट नहीं है। जी, यह जो अमृत महोत्सव जो 2047 तक का जो विजन लेकर तैयार किया गया है, जी, उसकी जो है आधारशिला रखने वाली बजट है। इस बजट में जो है 2047 तक भारत का जो है और विश्व के सामने किस प्रकार का सिनेरियो बनने वाला है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उसका एक ब्लूप्रिंट और उसकी आधारशिला जो है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा और ये भी जानना चाहूंगा कि जो ये इनकम टैक्स के छूट की बार बार बात की जाती है उसमें सत्यता कितनी है? मनोज जी, अमृतकाल बजट अमृत दिखाई दे रहा है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कई विष भी है, तो हकीकत क्या है? जो आरोप आप लोग लगाते हो केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है कि सही में इसमें बजट में कुछ कमियां रह गई हैं? मनोज, देखिए सर, जिस तरह का फाइनेंशियल बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, काफी सारे पॉइंट्स में पॉजिटिव थे। ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव नहीं था, और वो पॉजिटिव और बन जाएंगे अगर उसे पॉजिटिव तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है विद मॉनिटरिंग। जैसे सर अगर मैं बात करता हूं, जब हमने देखा था कि हाईएस्ट एलोकेशन देखने को मिला हमें 2.5 लाख करोड़ का रोडवे में और लाइक रेलवे में देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को काफी सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी। और काफी अच्छी बात है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काम किया जा रहा है, वन टाइम काम किया जाता है, तो एक रिटर्न लॉन्ग पीरियड के लिए हमें अच्छा मिल पाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज सर देखिए, यहाँ पे अमृत काल 4.0 की बात की गई, अमृत पीढ़ी की बात की गई, सप्त ऋषियों की बात की गई, जिसमें यंग पीपल्स को इंक्लूड किया गया। लेकिन सर जिस तरह के हालात, अगर मैं बिहार की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, उत्तरांचल की बात करूं, कहा यह गया कि अमृत पीढ़ी, मतलब यहाँ पे अगर युवाओं की बात की जाए तो अमृत काल में युवाओं को अमृत पीढ़ी कहा गया। लेकिन सर हालात आज कुछ इस तरीके के हैं कि पेपर लीक हो रहा है, ये आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। चाहे मैं वन दरोगा की भर्ती की बात करूं, जहाँ पे बजट पे आ जाते हैं, उसमें हम बजट पे दूसरी चीज मैं बजट में आना चाहता हूँ सर। देखिए 2017 के जो बजट था जो अरुण जेटली जी ने प्रेजेंट किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 आने वाला जो 2022 है वो काफी सारे जो उन्होंने वादे किए थे उसका एक रिजल्ट होगा, जिसमें ये कहा गया था कि फार्मर्स की आय दुगनी हो जाएगी, बट उसका कोई रिकॉर्ड हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ये कहा गया कि कुसुम योजना के अकॉर्डिंग कहा गया कि सोलर पावर पंप दिए जाएंगे, लेकिन कितने दिए गए इसका कोई रिकॉर्ड हम देखने को नहीं मिला। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात चीजें मनोज, एक तो आप कह रहे हैं इसमें ये कमियां रह गई, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि चुनावी बजट है। ये दोनों चीज आपको लगता नहीं कि कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को काट रहे हैं आपस में आप? सर देखिए मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे सर आदिवासियों पे जो बजट निकाला गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे एकलव्य योजना के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एकलव्य स्कूल्स में टीचर्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अच्छी बात है सर आदिवासियों को, क्योंकि जब मैं सप्त ऋषि पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा गया था रीच टू द लास्ट पीपल, लास्ट माइल लोगों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये वोट बैंक तो नहीं है, क्योंकि सर आने वाले समय में 9 राज्यों में इलेक्शंस है, कश्मीर में इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शंस है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि 1 साल के लिए जो राशन दिया जा रहा था उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने का भी मैं ये मानता हूँ। मधु जी, बहुत अच्छा बजट है, नो डाउट। स्क्रीन पे जैसे आप रेल की बात कर रहे हैं, रेल पे 2.4 की बात की उन्होंने, कितने लाख करोड़ दिया गया। सड़क की बात कर 2.7 लाख के आसपास दिया गया है। रक्षा के हिसाब से 5.9 दिया गया।
लेकिन हमारे इस प्रदेश को, उत्तराखंड को क्या दिया गया? देखिए, जो ये बजट है, ये ऐतिहासिक बजट और इसको बहुत ही सारे राय ली गई। आप देखेंगे जहाँ पूरा विश्व जो है मंदिर से करता है, यहाँ पर पूरा भारत को पूरे विश्व में सराहनीय है क्योंकि हमें की आर्थिक मंदी जो है वो नहीं नजर आ रही। तो ये कि क्योंकि ये बजट आप सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है, चाहे आपके युवा हो, मध्यम वर्ग हो, आपके हर वर्ग को जो सम्मिलित करते हुए इस बजट में ध्यान। लेकिन मैं देखो मनरेगा पे कटौती कर दी गई, मिड डे मील पे कटौती कर दी गई, अल्पसंख्यक का जो मंत्रालय का बजट था उस पे कटौती कर दी गई। तो ये जो टचिंग चीजें थी उस पे जो ये कटौती की गई है उसको कैसे देखोगे आप, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? देखिए, ऐसे कटौती कहीं नहीं की गई। उसका जो पूरा अगर आप उसको बजट को बहुत ही अगर उसको ध्यान पूर्वक अगर बजट को देखेंगे तो हर वर्ग को समाहित करते हुए ये पूरा बजट बनाया गया है। अगर आप देखेंगे टैक्स में रिबेट, अगर बहुत मध्यम वर्ग की जो काफी बहुत समय से लंबे समय से जो मांग थी कि टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए, आप देखेंगे उसमें भी आपको मिली है। ये सबसे बड़ी छूट जो है वो बहुत बड़ी छूट मिली है। आपके जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, अगर उनके लिए आय जो उनकी पेंशन होती है उस पे भी छूट, उसपे छूट मिली है। अगर वो अपनी बचत करते हैं उसमें छूट मिली है। हर वर्ग को समाहित करते हुए बहुत बड़ी इसमें छूट मिली है। साथ में पूरे उत्तराखंड को अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जिस प्रकार से देखिए, अगर कहीं विकास होता है, अगर रोड की कनेक्टिविटी बन रही है तो वो उत्तराखंड के लिए आपके पास सर से जरा पूछ लूं, आपने महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि आप ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टैक्स में बड़ा रिबेट दिया गया। सर, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल सर के पास आऊंगा। सर, एक चीज देखने को मिल रहा है और हमने वेबसाइट पे भी देखा कि 3 लाख तक 0% की छूट, 3 से 6 लाख तक की 5% की छूट, 5 से 9 लाख रुपए तक की 10% की छूट। इसके क्या मायने हैं? और जो ये बताया जा रहा है 7 लाख तक 0% की छूट है, मतलब नहीं देना होगा, इसका क्या? ये जो चीजें हैं ये क्लियर नहीं हो पा रही है। सर, ये थोड़ा संजय जी, मैं इसमें आपको सुधार करूंगा कि जो 3 से 6 लाख तक की जो 5% है, छूट नहीं है। 5% का उसको इनकम टैक्स जो है, यदि 7 लाख रुपए से आय होगा तो उसको 3 से और 6 लाख तक रुपए 5%, 6 से 9 तक जो है 10%, ऐसे 15 लाख से ऊपर वाले को। तो फिर 7 लाख तक की 0% कैसे हुआ सर? ये 7 लाख के अतिरिक्त यदि जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट पर जो है स्लैब है, ठीक है, हाँ, ये अमाउंट जो है 7 लाख तक का तो जो है छूट है, ठीक है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, ठीक है। और टैक्स की 2 रिजिम बनाए गए हैं, एक ओल्ड रिजिम है, एक न्यू रिजिम है। हाँ। जनता के लिए जो है, टैक्स पेयर्स के लिए जो छूट है कि वो ओल्ड रिजिम को चूज करे या न्यू रिजिम को चूज करे, वो इसमें 7 लाख रुपए यदि हमारी आय वार्षिक जो है 7 लाख रुपए है, लेकिन जिस दिन हमारी आय जो है 7 लाख से ऊपर करेगी तो फिर इस स्लैब के अंतर्गत जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, जैसे इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं 7 लाख और वहां पे लिखा है 0 से 3 लाख पे 0%, तो 7 से जब 10 लाख गए तो क्या 0% देना है उस पे? क्योंकि वहां पे क्लियर मेंशन है कि 0 से 3 लाख पे 0%, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%। तो ये चीजें जो है, 7 लाख से यदि मान लीजिए उसका 10 लाख इनकम है, ठीक, तो 3 लाख जो है उसको एक्सीड हुआ, 3 लाख एक्सीड हुआ तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 9 लाख तक कुछ नहीं देना होगा। सॉरी, 7 से 3 लाख हुआ, जैसे 0 से 3 लाख पे उन्होंने कहा कि 0%। मैं समझ से ये क्लियरिटी थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पे क्लियर है कि जो कटौती का प्रावधान दिखाया उन्होंने 0 से 3 लाख पे 0%, 3 से 6 लाख पे 5% और 6 से 9 लाख पे 10%। आपका कहना है ये 7 लाख से जब हम ऊपर जाएंगे तब ये अप्लाई होगा। मनोज, कुछ बताओगे आप इसमें? सर देखिए, जिस तरीके का ये कहा गया है कि 7 लाख और 50,000 उसे एक्सटेंड किया गया है, ऐसा कहा गया कि अगर 7.5 लाख तक आप कमाते हैं पर एनएम में तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। ये जो रूल निकाला गया ये प्रीवियसली भी था सर।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं सर, जैसे उन लोगों की, क्योंकि भारत एक, जब भी भारत का बजट बनाया जाता है तो सर वो एक डेफिसिट बजट बनाया जाता है, क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अवर इनकम। हम एक्सपेंसेस ज्यादा खर्च करते हैं और इनकम कम कमाते हैं। दूसरी तरफ से जिस तरीके का स्लैब दिया गया है, इनकम टैक्स स्लैब, मेरा ये मानना है कि सर देखिए, अगर मैं एक पोर्टल की बात करूं जिसमें ई श्रम पोर्टल, जहां पे 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, जिसमें से 94% नियर अबाउट 26 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो 10,000 से नीचे कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इनकम टैक्स का स्लैब मैम प्रेजेंट कर रही थी, निर्मला सीतारमण जी प्रेजेंट कर रही थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये चीज मेंशन कर देनी चाहिए कि इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती, क्योंकि सर देखिए यहाँ पे 80% से ज्यादा लोग को खाने के लिए राशन नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक बजट है, देखिए ना, एक बजट 1 महीने या 2 महीने में नहीं बनता, एक बजट को बनने में 6 महीने लगते हैं, और इस बजट को बनने की स्टार्टिंग अगस्त से हो गई थी। और बजट के 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि कितना भारत कमाने वाला है, कितना वो स्पेंड करने वाला है, और तीसरा ये होता है कि 1 साल के अकॉर्डिंग उसके फोकस कहां पे रहेंगे। तो काफी सारी चीज, काफी सारा इन्वेस्टिगेशन के तौर पे बजट बनाया जाता है। लेकिन सर इनकम टैक्स का स्लैब, काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पुराना जो स्लैब था उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे नियर अबाउट 10 लाख तक लोग बचा सकते थे, बट इस स्लैब में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो सैलरी पेशा लोग हैं जिन्हें मंथली सैलरी मिली, वो कहते हैं हमारे प्रॉफिटेबल है, तो मुझे लगता है कि ये 50 to 50% ना हो। सर लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल सर के पास में आऊंगा। सर, कई महत्वपूर्ण चीजों में कटौती की गई, मनरेगा पे लगभग 30% की गई है, मिड डे मील में की गई है, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो कि हमेशा चर्चाओं में रहा भारतीय जनता पार्टी के, उस पे कटौती की गई है। तो क्या ये माना जाए कि दूरदर्शी परिणाम देगा ये कटौती का, जो जिस विषय पे कटौती की गई है? संजय जी, पहले थोड़ा मैं मनोज जी ने जो भी कहा उसको मैं करेक्ट कर दूं। सर, अभी इन्होंने कहा कि 7 लाख की जो छूट है ये पहले भी थी, पहले ऐसा नहीं था, पहले 5 लाख की आय तक का छूट थे। उसमें एक था कि 1.5 लाख रुपए जो है आप सेविंग्स में दिखा सकते हैं, एटीसी में, और उसका रिबेट ले सकते हैं। उस समय होता क्या था कि ये ऑप्शन अभी भी है। उस समय होता क्या था कि लोगों को अपनी आवश्यकता को कटौती करके और सेविंग्स करना पड़ता था ताकि हम टैक्स बचा सके। अभी टैक्स पेयर्स को छूट है कि उसको कोई अपनी आवश्यकताओं से कटौती करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। वो अपने जो है बिना कटौती के भी 7 लाख रुपए तक की छूट ले सकता है। राइट। हाँ, ये उसमें फर्क है। सर, एक तरफ किसानों को जो है आपने जो प्रश्न किया कि जो मनरेगा में हुआ, मनरेगा जो है ये एक जो कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, उस समय गरीब लोगों के लिए जो है एक आजीविका का साधन जो है न्यूनतम उपलब्ध हो जाए, इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। उसमें एक था उसका प्रैक्टिकल जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो था कि कोई काम नहीं हो या ना हो, लेकिन उनसे काम कहीं गड्ढे खुदवा लो, कैसा खुदवा लो, कुछ ना कुछ काम लेके उनको जो है साथ में पेमेंट करना है। वो विकास का पैमाना, विकास का नहीं हो सकता है। मनरेगा को जो है धीरे धीरे इस सरकार ने जो है, और एक कर्मयोगी के तरह श्रमिकों को जो है उनको जो है रचनात्मक काम में लगाने का जो है, और इसलिए उनके लिए काम करने का जो है स्कोप बढ़ाया गया है। मनरेगा का इससे जो जिस चीज की मंशा की पूर्ति होती है वो तो 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन जो है पिछले 2-3 सालों से दिया जा रहा है। मनरेगा का तो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये अल्पसंख्यक जो मंत्रालय भी जो है एक ही है कि पहले अल्पसंख्यक को जो है वहाँ सब्सिडी दी जाती थी जाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मना कर दिया है कि सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए खर्च अब कम होने लगा है। खर्च कम होने लगा, इसलिए बजट भी कम कर दिया है। तो सर एक चीज और था, जैसे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, इन लोगों को रेलवे में इनकी जो रेलवे में छूट देती थी उसे भी बंद कर दिया गया था। तो इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी हो सकता है उसको शुरू कर दिया जाए, तो उसको क्यों नहीं किया गया? हाँ, इस बात में आपकी बात से सहमत हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को जो पहले रेलवे में छूट मिलती थी उसको कोरोना के पीरियड में जो है बंद किया गया, और अपेक्षा की जा रही थी कि कोरोना समाप्त होने के बाद जो है उसको रिस्टोर कर देंगे। लेकिन पार्लियामेंट में जो है माननीय रेल मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अभी जो है हमारे जितना नॉर्मल किराया हम लेते हैं उसमें जो है लगभग 59% जो है हम ऑलरेडी सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए अभी जो है हम वजन भार अधिक है, वित्तीय भार अधिक होने के कारण से अभी हम सीनियर सिटीजन को कोई रिबेट नहीं देने वाले हैं। एक कमेटी की उन्होंने बताया था कि उस कमेटी की हमने है उसमें कमेटी विचार करेंगे क्या हम इसमें कर सकते हैं,
लेकिन अभी इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका तो है मधु भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बजट को लेकर के बूथ स्तर तक जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी बजट है, तब तो ये माना जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बजट को लेकर के ग्रामीण स्तर तक बूथ स्तर पे जा रही, इसका मतलब ये माना जाए कि चुनावी बजट है। देखिए अब कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस को तो ये अपने समय और अपने काल, जब उनके पास समय था उस समय जो उन्होंने किया वो वही इसको कहने जा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस परिवेश में इस बजट को नहीं रखा है। उन्होंने इस बजट को पूरे जो आने वाले समय के लिए, जो हमारे अभी जैसे एक्सपर्ट ने कहा है 47 तब तक के लिए उसको पूरा एक बहुत ही विस्तृत रूप से उसकी जो व्याख्या करते हुए, और जो आने वाले समय में जो इसके हमारे पास जो बजट बनाया है उसके परिणाम नजर आएंगे, इसको देखते हुए किया है, ताकि पूरे भारत का जो पूरा है वो जो गति होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के कारण कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा, क्योंकि वैश्विक मंदी थोड़ा सा अवरुद्ध हुई, लेकिन अब उस बजट की जो गति हो उसको बहुत तेजी मिलेगी। आप हर क्षेत्र में देखेंगे, अभी जैसे वंदे भारत, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि इतने रेलवे आपको वंदे जो भारत जो हमारी जो ट्रेन है, अगर आप देखेंगे उसको बढ़ाया गया है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं जो है आम नागरिक को उसमें मिलने वाली है। आप इस तरीके से हर क्षेत्र में, अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे तो ऊर्जा के लिए भी जो हमारी वैकल्पिक जो ऊर्जा है उसके संसाधन जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। हमारे जो एकलव्य जो विद्यालय जो आदिवासी क्षेत्रों में जो अछूते रह गए थे, उनके लिए, जो महिलाओं के लिए है, जो महिला जो समान जो महिला समान जो आपके बचत जो ये है 2 लाख, जो 2 साल में 2 लाख रुपए आपको जो 7.5% का जो ब्याज मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा। लेकिन दो विषय, एक बात है कि हर विषय को, हर क्षेत्र को सोचकर उन्होंने रखा है। इसको लेकर दो प्रश्न बनते हैं मैम। एक तो ये है, आप 47 बोल रहे हैं, हम इनको निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए आम जनता के लिए बना है, आम जनता का बजट है, तो आम जनता इसमें बिल्कुल उसकी सहभागिता होगी और उनको भी लगेगा कि हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। तो दो चीजें आती है सामने कि हम 47 में आप कर रही हैं कि हम टारगेट करके चल रहे हैं, भूख आज लगी है, खाना 25 साल बाद आप देंगे। एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड इस समय प्राकृतिक आपदाओं के दंश झेल रहा है। उत्तराखंड के लिए भी लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ अलग से पैकेज दिया जाएगा। आपने केवल सड़क और जो रेल, इसके नाम पे उत्तराखंड के मद में अमाउंट दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं यहाँ चूक हो गई है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पर जो एक विशेष जो बजट जो यहाँ आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए रखा जाता है, बिल्कुल वो आपदा प्रबंधन का बजट माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ही यहाँ पे, अगर आप जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ का पूरा जो आपदा का मॉनिटरिंग जो है उनके द्वारा वहाँ पर समय समय पर होती रहती है। और हर प्रकार से वहाँ के अगर आप स्थानीय लोगों के पास जाएंगे तो वो आज वो इतने, क्योंकि उनको हर प्रकार की जो है सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, अगर आप काशी विश्वनाथ अगर देखेंगे, अगर वहाँ का जो जिस प्रकार से वो जो भव्य निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर के लोगों के मन में भी कहीं ऐसी बात थी कि नहीं, अगर ये जो हम क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे जो काशी कॉरिडोर जो बनाया गया, वहाँ के स्थानीय लोग जितने वर्षों से रहे थे, वो लोग भी आज बहुत खुश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी बात आपकी सही है। देखिए हिंदू के नाते, सनातनी के नाते बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम पूजा पाठ तभी करेंगे ना, भूखे पेट तो नहीं हो सकता। मैं लौटूंगा आपसे जानना चाहूंगा कि भूखे पेट कहाँ से पूजा कर लेंगे? फ्री राशन तो दिया ही जा रहा है ना, तो अभी तो और बढ़ा दिया गया है। मनोज उत्तराखंड के लिए मैम का कहना है कि कई चीजों की, मैंने जैसा कहा आपने सुना होगा, लेकिन जो यहाँ प्राकृतिक आपदा आई उस पर आप भी उम्मीद कर रहे होंगे, हम भी कर रहे थे, और यहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात होती थी, उनका भी कहना था कि इस बजट में कोई न कोई प्रावधान होगा। क्या लगता नहीं कि चूक हो गई है? देखिए सर, मैंने वही बोला, जैसे मैम ने कहा कि हमने हर चीज को कवर किया हुआ है। जैसे मैम कह रही है कि हम तो आने वाले 25 साल बाद जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे तब का भविष्य सुधार है। देखिए सर, इंसान के आज का कल का नहीं पता, आने वाले 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं और मैम लोग डिसाइड करके बैठे हैं कि आने वाले 100 साल आजादी को हो जाएंगे तो इंडिया का भविष्य क्या होगा, दे वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट।
तो मुझे लगता है कि सर अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं जिस तरह का, अगर जोशीमठ देखिए सर, जोशीमठ के जो हालात है वही कुछ त्रिपुरागढ़ मुंसियाली में भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह का टनल का जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को वहां पे फेस हुआ। देखिए सर दिक्कत ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक दलों को अलग अलग बात बोलनी चाहिए। ये तो एक ऐसा मुद्दा है जब हमें साथ में आके मिलके इस प्रोसेस को आगे देखना चाहिए, लेकिन बजट में इस तरह का मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ सर देखिए अमृतकाल के नाम पे, अमृत पीढ़ी के नाम पे आप लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या उनका फ्यूचर रहेगा। जैसे स्किल इंडिया की अगर मैं बात करूं सर, तो 2017 में अरुण जेटली जी ने कहा था 100 स्किल इंडिया बनाए जाएंगे, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? अब निर्मला सीतारमण जी कहती है कि 30 और बनाएंगे, पर मेरा सवाल ये है कि 2017 से अभी तक का क्या रिकॉर्ड है, आप उसको अगर मेंशन कीजिए। तो मुझे लगता है कि देखिए बजट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हाँ, आपने जो सप्तऋषि की बात की है, यू हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगर मैं 2017 की बात करूं तो क्या आपने वहां पे कवर नहीं किया? क्या आपने ये कहा था कि वो आवास योजना के अकॉर्डिंग 6 करोड़ लोगों को मिलेगा? फिर अभी जो 2022 में जो आया था जिसमें उसमें कहते हैं कि 80 लाख को और दिया जाएगा, कितनों को आपने दिया? आप लोगों को अकाउंट्स और अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं, जब आप बजट पेश करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन अगर आप दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को क्लियर तरीके से जब बजट की बात की जाती है ना, तो काफी सारे लोग जो मुझे लगता है कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको समझ में नहीं आता कि बजट क्या है। वो वेट करते हैं अकाउंट सेक्शन का, जब अकाउंट आता है तो उन्हें ये होता है कि टैक्स हमें ज्यादा पड़ेगा, कहां फायदा होगा, उन्हें बस उतना समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू प्रेजेंट योर बजट, ट्राई टू ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश कीजिए, सो दैट एवरी पर्सन विल नो कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, पहले क्या था, अभी क्या है, आने वाले से समझ लीजिए। वो सब पूरे आंकड़े हैं, वो आंकड़े के साथ हमारी सरकार ने क्या क्या कितनी आवास योजना के तहत कहां कितने घर बने, वो पूरी विस्तृत पूरी मनोज का ये कहना है मैम कि जो चीज आपने पहले अनाउंसमेंट किया है वो पूरा हो जाए, उसके बाद उससे एक्स्ट्रा मैं लौटूंगा आपके पास, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल सर के पास चलता हूं। सर एक थोड़ा सा लीड से हटके, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, जानते हैं, और मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह अर्थ के विषय में भी जानते हैं, पहाड़ के विषय में जानते हैं, उत्तर। सर एक चीज देखने को बार-बार मिलता है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट अलॉट होता है, ये थोड़ा सा लीक से हट के सर, उसमें क्या किया जाता है कि योग के नाम पे पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम है। जो एलोपैथ है, एलोपैथ पे 97% का बजट अलॉट कर दिया जाता है, 1% दिया जाता है योग को, 1% आयुर्वेद को, 1% यूनानी को। तो क्या लगता है कि बड़ी कहीं ना कहीं से इस पे मंथन और चिंतन की जरूरत है कि आयुर्वेद में अगर हम विश्व में एक पटल पे जा रहे हैं, योगा के नाम पे पटल पे, विश्व के पटल पे जा रहे हैं, तो आज हमें जो स्वास्थ्य का बजट हो उसमें योग और आयुर्वेद को आगे लाने की जरूरत आ गई है। सर संजय जी, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, और मैं समझता हूँ कि 2014 के पहले सर और आयुर्वेद, संस्कृत, योग ऐसे विषय जो है बिल्कुल नए विषय है उसमें थे। और मैं मानता हूँ मनोज जी भी इस बात से सहमत होंगे कि 2014 के बाद जो है योग तो वर्ल्ड लेवल पर जो है वो हमारे तरफ से मिले ही, लेकिन आज आयुष मंत्रालय जो बना है, आयुष मंत्रालय में जितने भी भारत की जो पैची है, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो या अन्य भी है, इन सबको जो है बढ़ावा देने के लिए बजट भी बढ़े हैं। कोरोना के पीरियड में आयुर्वेद की महत्ता भी लोगों ने जो है और समझा है, देखा है, अनुभव किया है। आयुर्वेद के विषय में भी जो है काफी और प्रगति हुई है, बजट का भी एलोकेशन हुआ है, ध्यान भी इस पर दिया जा रहा है, अलग से आयुष मंत्रालय भी बना है। ऐसा नहीं है, लेकिन आज एक आयुष जो है आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि एक बहुत एक प्रतिस्पर्धा कहिए, एक द्वंद्व छिड़ है। क्योंकि एलोपैथ के प्रति आज जन सामान्य का भी जो है विश्वास अधिक है, तो स्वाभाविक रूप से जो है इतने वर्षों का जो एलोपैथ का जो है, और मैं समझता हूँ कि एलोपैथ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ सकते हैं। आज सर्जरी में जो है एलोपैथ का कोई मुकाबला नहीं है, तो सबको एक संतुलित रूप में जो है और आगे लेकर चलने का प्रयास हो रहा है। आयुर्वेद पर बहुत ध्यान इस सरकार ने दिया है। आगे सर मुझे ये लगता है कि जो अंग्रेजी क्षेत्र के लोग हैं, अंग्रेजी दवाओं के क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो काम करने का ढंग है, उनका फोकस होने की वजह से होम्योपैथ और आयुर्वेद और योगा ये दब जा रहा है, क्योंकि बाजार हावी हो जा रहा है स्वास्थ्य में। कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, ये बात ठीक है, इसमें मैं भी आपसे सहमत हूँ कि जो एलोपैथ का जो एक ऑर्गेनाइज्ड जो उनकी जो बाजार है, सही बात, और वर्किंग स्टाइल है, कार्यपद्धति है, उसके सामने भी आयुर्वेद के पास जो है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आयुर्वेद के पक्ष में उस प्रकार की जो है देश में आवाज भी नहीं है।
आयुर्वेद के जो हमारे डॉक्टर हैं उनको भी अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं हो रहा है। अभी इस बात की हमें प्रसन्नता है कि जब से पतंजलि का काम शुरू हुआ है तो आयुर्वेद के विषय में लोगों का जो है विश्वास बढ़ा है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ा है, समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो है आज पूरी दुनिया में भी आयुर्वेद का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। तो दुनिया के भी लोग, कोरोना के पीरियड में सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। सर जरूरत है कि हम आयुर्वेद को, योगा को, यूनानी को आगे लाए सर। बिल्कुल ठीक है। मैं मधु भट्ट जी के पास, मधु भट्ट जी, देखने को मिलता है कि सब जानते हैं लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें 47% कृषक का कार्य से संबंधित लोग काम करते हैं। लेकिन अभी देखने को इस बजट में देखने को मिल रहा है जो कृषक के बच्चे हैं उनको जो सब्सिडी या जो राहत मिलती थी उसमें भी कटौती की गई है। तो क्या आपको लगता नहीं, एक तरफ हम किसानों को तो मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों को मदद कर रहे हैं तो जो उनके बच्चों के ऊपर कटौती की गई है वो कहीं ना कहीं उन किसानों के ऊपर ही नुकसानदायक साबित होगा? देखिए, किसानों के लिए देखिए हमने किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों की जो आय दुगनी करने के लिए हो, पूरी हमारी जो सरकार ने पूरी वो योजनाएं बनाई, फसल बीमा योजना हो, हर प्रकार से फसलों को सुरक्षित रहे ताकि किसानों की जो है उनको एक समृद्धशाली, क्योंकि देश के विकास में उनके बहुत ही अन्य देवता उनको हम कहते हैं, वो बहुत ही अहम योगदान रहा है। आप देखेंगे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेट्स जो हमारी जो पूरा ईयर चल रहा है, पूरे मोटे अनाजों को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना और पूरे हमारे जो अनाज बिल्कुल विलुप्ति की कगार में थे, उनके लिए भी महत्व माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर इसमें दे रहे हैं। और पूरा हमारा जो पूरा भी कृषि का जो चलने वाला है, पूरा जो ये पूरा ईयर जो हमारा चलने वाला है मिलेट्स जो है, वो ईयर जो है इन्हीं मोटे अनाजों को लेकर ही चलने वाला है। साथ में जो हमारे नदियों के किनारे, जो गंगा के किनारे जो भूमि रहेगी, उसमें ये एक विशेष योजना चलेगी जिसमें जो जैविक जो है वो उत्पाद किया जाएगा, उसको ड्रोन के माध्यम से भी उसकी देखरेख की जाएगी। तो मतलब किसानों के लिए ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक आंकड़ों की कहना है कि उनके बच्चों के लिए नहीं है। किसान जब समृद्धशाली होगा तो उस प्रकार से जयसवाल जी आपसे अंतिम प्रश्न लेंगे, उसके पहले मनोज के पास आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मैम ने कहा कि मोटे अनाज की बात, उत्तराखंड बड़ा फेमस रहा है, मड़ुआ यहाँ का पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा सर। मनोज, अगर एक शब्दों में इस बजट के लिए आपसे कोई शब्द मांगा जाए तो क्या दोगे? Sir, no vision how to create job, no vision to tackle inflation, and no vision to interact with STEM inequality. नहीं, ये केवल इसलिए क्योंकि आप विपक्ष में विरोध करना है, इसलिए विरोध करने के नहीं सर, देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर की बात की गई है तो आज के बजट पे, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम आत्मनिर्भर कैसे बने, मतलब ठीक। अंतिम प्रश्न लेता हूँ सर लक्ष्मीधर जयसवाल सर के पास। सर, उत्तराखंड की जो प्रोडक्ट है वो बड़े शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मैंने भी कहा कि हम मोटे अनाज को प्रमोट करना चाहते हैं, ये कर, तो उत्तराखंड के अनाज को क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये जो मोटे अनाज की बात है सर, हर एक प्रदेश में कोई ना कोई प्रोडक्ट उत्पाद ऐसा है जो वहाँ की लोकल और वो शरीर के लिए पौष्टिक आहार है, चाहे उत्तराखंड का मलुआ हो, राजस्थान का ज्वार बाजरा हो, बिहार का सत्तू हो, ऐसे हर प्रदेश में कोई ना कोई मोटे अनाज है सर। और ये हुआ क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने जो है इस देश की जो खान पान की पद्धति थी, जो भाषा, जो हमारे जितने विषयों पर हम गौरव करते थे, गर्व था जो है, उन विषयों को उन्होंने जो है मान करके हम लोगों को ऐसा उन्होंने भ्रम जाल में फैलाया कि भारतवर्ष की कोई भी चीज अपनी जो है कोई गर्व करने लायक चीज नहीं। खान पान जो है उन्होंने कहा गरीबों के ऊपर, जब उन्होंने ऐसा हमारा ब्रेनवॉश किया कि जो है मलुआ है, ज्वार बाजरा है, गरीबों का भोजन है, तो लोगों ने खाना छोड़ दिया। अब इसमें भी जो है एक अमृत काल का जो है बिंदु झलकता है कि हमने फिर से पुरानी जो हमारी वैभवशाली जो परंपरा थी खान पान की जो है उसको फिर से हमने जीवित किया है और इस पर यूनो ने भी जो है स्वीकार किया। यूनो के द्वारा भी प्रस्ताव पारित हो रहा है मोटे अनाज के पक्ष में। तो और अभी उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि पिछले 5-7 सालों में जो है जितना मंडुआ जो है आज शहरों में दुकानों पर दिखने लगा है, आज से 5-7 साल पहले तो नहीं था। सही नहीं था। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद मधु भट्ट जी। बजट 2023 अमृत काल का बजट, महिलाओं को, किसानों को, सबको सुविधाएं दी गई हैं, सबके लिए दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर विरोध कर रही है तो उस विरोध का कारण भी दिखाई देना चाहिए।
केवल इसलिए कि विरोध के नाते विरोध किया जा रहा है, हमारी समझ से कहीं से ये उचित नहीं लगता। माना जाता है चुनावी वर्ष है, हो सकता है कि चुनावी झलक हो, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी सत्ता में रह के चुनावी बजट, चुनावी वर्ष में ऐसा फायदा लेना नहीं चाहेगी। कांग्रेस भी सत्ता में रही है, कांग्रेस ने भी जब सामने चुनाव रहा है तो वह भी ये प्रयास किया है उन्होंने कि उसका फायदा लिया जाए। हो सकता है कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है और कांग्रेस को ये चुनावी बजट लगता हो, लेकिन सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन देखना ये है कि जो भी प्रावधान है उस प्रावधान का फायदा आम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। धन्यवाद देते रहिए।